नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर के तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इस साल ये यात्रा 28 जून से शुरू होगी, जिसका समापन सावन मास की पूर्णिमा को होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बीते साल कोरोना महामारी के चलते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब महामारी का असर थोड़ा कम हुआ है तो बाबा बर्फानी के दर्शन का रास्ता फिर से साफ कर दिया गया है। पिछले साल कोरोना वायरस के महामारी के बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रद्द की गई थी और इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर के सावन माह की पूर्णिमा तक जारी रहेगी। बता दें कि बाबा अमरनाथ की यात्रा का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए जाते हैं। वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को लेकर के खास दिशा निर्देश भी जारी किए जाने की चर्चा है। अमरनाथ यात्रा का संचालन अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है और ये बोर्ड ही जून जुलाई में होने वाली इस यात्रा को लेकर के जनवरी से ही तैयारियों में जुट जाता है। कोरोना के चलते इस बार यात्रा के नियमों में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आज बैठक हुई श्राइन बोर्ड की और उसमें यह फैसला लिया गया कि इस बार कम से कम, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना की भेंट चढ़ गई थी अमरनाथ यात्रा, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु जो है वो जा सकेंगे। बिल्कुल, आज लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि इस बार जो है अमरनाथ यात्रा का जो टाइम है वो 56 दिन रहेगा और 28 जून से यात्रा शुरू होगी और 22 अगस्त तक यात्रा संपन्न होगी। और ये आधिकारिक तौर पर आज जो बैठक हुई थी उसमें एक निर्णय लिया गया। हालांकि पिछली बार की जो यात्रा थी वो कोविड के भेंट चढ़ गई थी, लेकिन उसी की वजह से रद्द की गई थी। और जो इस बार भी जिस तरह से देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने कुछ हिदायत जरूर रखी हैं बीच में। और साथ में ये भी है कि जो अमरनाथ यात्रा का जो आरती है, अमरनाथ बाबा के बर्फानी बाबा की जो आरती है उसके वर्चुअल दर्शन जो है वो जारी किए जाएंगे। लाइव टेलीकास्ट जो है वो किया जाएगा। सुबह शाम की आरती जो है वो लाइव टेलीकास्ट होगी और जिससे जो भोले बाबा के भक्त हैं उनमें कहीं निराशा न आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, मुंबई हो या नागपुर हो, वहां पर जो मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये एक जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से एक फैसला लिया गया है। जी, क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं या अभी से तैयारी कर दी है कि किस तरीके की क्या कुछ पाबंदियां लगानी है, किस तरीके से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो यात्री पहुंचेंगे उनका बाकायदा कोविड टेस्ट जो है वो किया जाएगा और उसी के बाद ही उनकी जो है यात्रा को शुरू किया जाएगा। और जम्मू में जिस तरह से अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे बाबा बर्फानी के, उनका बाकायदा कोविड टेस्ट किया जाएगा और तभी उनको आगे जाने की हिदायत दी जाएगी। और यहीं से जैसे पहले यात्रा शुरू होती थी ठीक उसी तरह यात्रा की शुरुआत होगी और 28 जून को जो है का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और 22 अगस्त तक ये यात्रा जो है वो समाप्त होगी। लेकिन रविंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि डीजीपी दिलबाग ने आज ही इस बात का खुलासा किया है कि लॉन्च पैड पर अभी भी करीब 200 आतंकी हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आतंक का खतरा हमेशा ही बना रहता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं इसके लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में आतंकी लॉन्च पैड पर अभी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो डीजीपी दिलबाग सिंह हैं उन्होंने साफ कहा है कि 200 के करीब आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी में भी मौजूद हैं और 250 से अधिक आतंकी जो हैं वो लॉन्चिंग पैडों पर बैठे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का निर्णय लिया गया था, अभी तक जो है दोनों देशों की तरफ से ना ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और ना ही किसी आतंकी की घुसपैठ का अभी तक जो है सुनने में आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पर आतंकी सक्रिय हो
हुए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं लॉन्चिंग पैड पर। लगातार उनकी तैयारियां जो है वो जारी हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं और खुद डीजीपी ने भी इसका खुलासा किया है। और जिसके बाद हालांकि सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा पर हमेशा से ही आतंकी साया बरकरार रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी जो है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाएंगे और किए जाते रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जम्मू के बेस कैंप से अगर यात्रा निकलती है तो पूरे लाव लश्कर के साथ निकलती है, आगे पीछे और बीच में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। रास्ते भर में जो है यात्रा जो रूट है वहां पर सुरक्षा को और बढ़ाया जाता है। हालांकि इस सुरक्षा अगर बात करें तो इसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना जो है पूरा जिम्मा लेती है ताकि यात्रा जो है वो पूर्ण तरीके से जो है संपन्न हो। और कई बार हालांकि हमले की कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन समय रहते उनको जो है वो आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो किया गया है। अजेंद्र, कि जैसा कि आपने बताया कि आतंक का साया हमेशा रहता है अमरनाथ यात्रा पर, तो आम दिनों में जब अमरनाथ यात्रा होती है एक बड़ी चुनौती श्राइन बोर्ड के लिए और सुरक्षा वालों के लिए होती है, लेकिन अब दोहरी चुनौती क्योंकि कोरोना भी है साथ में। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए गाइडलाइंस होंगी, बाकायदा उनका कोविड टेस्ट जो है वो किया जाएगा और उसी के बाद उनको आगे जाने की इजाजत होगी। जिस तरह के देखा जाए तो कोविड के केस जो हैं बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद भी हमेशा से ही एक चुनौती बना रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर। तो ऐसे में कहा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से चौकस हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तौर पर काम करती है। और यही वजह है कि जो आतंकी हमले हैं उनको पहले ही उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और समय समय पर अगर आतंकियों ने कोशिश भी की है तो उनकी उन कोशिशों को भी नाकाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना मिलकर उन आतंकियों का सफाया करती है, उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करती है ताकि यात्रा जो है पुरअमन तरीके से संपन्न हो जी। बात की जाए श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम इस बार किए जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? देखिए, यात्रियों के लिए वही इंतजाम है, उनको पूरी गाइडलाइन के साथ। हालांकि उनका मेडिकल टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट होगा और जो यात्री जो हैं वो जम्मू के बेस कैंप ही आप गाड़ियों में निकलेंगे और जो अपनी गाड़ियों से जाना चाहते हैं वो भी उनको भी बेस कैंप से ही जाने की इजाजत होगी। और जो उनको गाइडलाइन दी जाएंगी उन गाइडलाइन के मुताबिक ही यात्री जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है इस बार जो है हुई है और पूरे रास्ते को क्लियर करने का इंतजाम भी जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है ताकि बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो समय पर पहुंच सकें और उनको किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना आए। सत्येंद्र, अगर बात की जाए क्योंकि जिस तरीके से बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए ये खुशी की खबर, लेकिन क्या कोई विशेष हिदायत दी गई है बोर्ड की तरफ से अभी तक? जी देखिए, बोर्ड की तरफ से अभी फैसले जो हैं वो लेने बाकी हैं। हालांकि आज मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि यात्रा कब से कब तक रहेगी और बीच में जो कोविड के टेस्ट हैं, कोविड जो जिस तरह से कोविड था और पिछले साल यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई थी बीच में यात्रा को। हालांकि कहा गया था कि यात्रा जाएगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े थे उसके बाद यात्रियों के लिए मायूसी का समय था जब यात्रा को नहीं भेजा गया था, श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए नहीं भेजा गया था, यात्रा को रद्द कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनमें मायूसी थी। लेकिन अगर बात करें जो हिदायत की, तो हिदायत जो है वो साफ है कि अपना कोरोना टेस्ट वहां से करवा के आए और यहाँ पर भी कोरोना टेस्ट होगा। और जो है सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन यात्रियों को जम्मू के बेस कैंप से ही जो यात्रा निकलती है उसी के साथ उनको निकलना होगा ताकि उनकी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो कर पाए और यही इंतजाम जो है वो पूरी तरह से रहेंगे। उनके ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए जम्मू के बेस कैंप में बाटाल और पहलगाम दोनों रूट जो हैं यहाँ पर बाकायदा साइन बोर्ड की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं रास्ते भर में देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं लंगर की व्यवस्था जो है बाहरी राज्य से आकर यहाँ पर लंगर लगाते हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो काफी लंबा समय उनको मिलता है लंगर लगाने के लिए, और इस बार भी लंगर जो है वो रास्ते में होंगे और उनके भी इंतजाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरह से करती हैं। और कहा जाए तो खाने पीने का इंतजाम और रहने का इंतजाम जो है वो सैनिक पूरी तरह से करता है। जम्मू के बेस कैंप में भी जो यात्री रुकते हैं, अगर बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो यात्रा रोक दी जाती है। उस समय जम्मू के बेस कैंप में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम के साथ साथ उनकी सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाती है। अत्यंत लगातार जारी है, तो क्या ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के कोई फैसला लिया गया कि लिमिट कुछ लगाई जाएगी या फिर आम दिनों की तरह ही वहां पर चलेंगे श्रद्धालु? जी बिल्कुल हतेंद्र, मैं बताना चाहूंगा आम दिनों की तरह ही श्रद्धालु जो हैं वो जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में अगर बर्फबारी अधिक होती है या रास्ता खराब होता है तो उस समय की बात है कि या फिर कोरोना के जैसे केसेस अगर बढ़ते हैं तो तब श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेता है ये देखना उचित होगा। क्योंकि अगर कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो हो सकता है कि उसमें ये श्रद्धालुओं में की संख्या में कटौती की जाए या फिर यात्रा जिस तरह से पिछले साल रद्द की गई थी, हो सकता है कि इस साल भी यात्रा जो है वो रद्द हो सकती है। लेकिन अभी ऐसे आसार जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हतेंद्र बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो श्रद्धालुओं का जो इंतजार है, अब इस बार कम से कम उनको ये मौका मिलेगा कि वो बाबा बर्फानी के जाकर के दर्शन कर सकेंगे। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। मुरादाबाद के पाकपड़ा थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ पत्रकार से मारपीट करने के मामले में आईपीसी की धारा 147, 342 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्रकारों ने अखिलेश यादव पर मारपीट के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पत्रकारों ने यह आरोप लगाया है कि 11 मार्च की शाम को अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉबी में कुछ पत्रकारों ने उनसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछ लिए। इससे अखिलेश यादव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गार्डों और साथियों को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद वहां पर उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड और 20 से अधिक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा और घायल कर दिया, जिसमें कई पत्रकारों को चोटें भी आई हैं। और वहीं अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भी पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जयवीर सिंह यादव ने पत्रकार उबैदुर रहमान फरीद शमसी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। और अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है और तानाशाही का आरोप लगाया। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। हेलो जी संदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप जी, ये जो पूरा मामला सामने आया 11 तारीख का, ये मामला है मारपीट का पत्रकारों के साथ। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे, उन्हीं के कार्यक्रम में मारपीट हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से अब एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या है ये पूरा मामला, क्यों इतना तूल पकड़ रहा है? देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पत्रकार और पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई गई, उनको गलत तरीके से पेश किया गया, भ्रष्टाचारी कहा गया, पैसे दो पैसे के लिए बिकने वाले कहा गया और भी न जाने क्या क्या, तो ये चीजें ठीक नहीं है। एक सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव और उनके सामने इस तरीके की हरकत होना और फिर उनके जो सपोर्ट है, जो उनकी स्टेटमेंट है, वो भी पत्रकारों की तरफ से नहीं आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पत्रकारिता के ऊपर बहुत बड़ा हमला है।
और मैं आपको बता दूं, अगर कुछ पत्रकार गलत हो सकते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो पाक साफ है। हमारी पॉलिटिक्स के भी चरित्र पर दाग हैं और बड़े दाग हैं। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी फील्ड में अच्छे बुरे लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता को टारगेट करना और इस तरीके की ओछी हरकतें करना, उनके साथ मारपीट करना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखना, इसके जो नतीजे हैं वो भी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी नेताओं को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पत्रकार एक निष्पक्ष काम करने वाली एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जिम्मेदार फील्ड है जो लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि गलत नहीं है, गलत लोग सभी जगह मिल सकते हैं, लेकिन जब कहीं थोड़े लोग गलत होते हैं, इसकी वजह से हम पूरे सिस्टम पे या पूरी पत्रकारिता के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, उंगलियां खड़ी नहीं कर सकते। संदीप जी, ये यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं अखिलेश यादव के, उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पहले चोरी, बाद में सीना चोरी, पहले पिटाई भी कर दी और बाद में ये भी कह रहे हैं हाँ हमने पीटा क्योंकि वो तो लोग बिके हुए थे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल जितेंद्र जी, मेरा इसी मामले पे, इसी तरफ से ध्यान ले जाने का पर्पज था आपका, जो मैंने कहा कि एक सूबे के मुखिया होने के नाते अगर उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी पत्रकारों से, जबकि इस तरीके के आरोप पत्रकारों पर लगते रहे हैं। राजनीतिक दल लगातार कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे अनर्गल जो आरोप है वो लगाते रहते हैं, चाहे किसान आंदोलन में पत्रकारिता करने की बात रही हो, चाहे दूसरी जगह पत्रकारिता करने की बात रही हो। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने इस तरीके की बातें कही हैं और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ ये मारपीट हुई है। ये एक गलत तरीके का चलन है कि गलत चीज को पैदा किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा। इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पत्रकारों की, क्योंकि नेता बनने के लिए बिना पत्रकारिता के नेता नहीं बन सकता। कोई भी नेता बनने का जो रास्ता है, पार्टी के खड़े होने का जो रास्ता है, वो पत्रकारिता से होकर गुजरता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक पार्टी के मुखिया हो, आने वाले समय में चुनाव होने हैं और आपको पत्रकारिता की जरूरत है। आपकी जो बात मुंह से निकलती है, आपके जो स्टेटमेंट होते हैं, आपके जो काम होते हैं, वो हमारी पत्रकारिता के माध्यम से, हमारे पत्रकारों भाइयों के माध्यम से ही लोगों तक और दुनिया तक पहुंचते हैं। नेताओं में आता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, चाहे वो कोरोना वैक्सीन का मुद्दा हो या फिर अब पत्रकारों के साथ इस तरीके की जो मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया, उसमें उनकी जो छवि उभर करके आई है, उनकी जो हरकतें सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि भी धूमिल हो रही है। देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, छवि धूमिल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये इनकी हताशा को भी दिखाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव सड़ते हैं विधानसभा के, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी की तैयारी नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत पीछे महसूस कर रही है और उनको पता है जिनके पास एक अच्छा संगठन नहीं है, अच्छी जिलों में टीम नहीं है, प्रदेश में अच्छी टीम नहीं है। और मुलायम सिंह जी भी अब वो चीजें अपनी छोड़ चुके हैं, खो चुके हैं। जनता के बीच में जो पकड़ थी, परिवार आपसी कलह से गुजर रहा है। जिस तरीके से इनके चाचा शिवपाल यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो टीस है वो साफ दिखाई देती है, इनकी अपनी कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। और वो टीस अगर पत्रकारों के ऊपर निकलेगी तो मुझे लगता है आने वाला रास्ता और ज्यादा मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए हो जाएगा। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि ये इनकी हताशा है, लेकिन अखिलेश यादव ने जब उन पर एफआईआर हुई तो एफआईआर की कॉपी उन्होंने सार्वजनिक की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर ये लिखा है उन्होंने उस पोस्ट में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो एफआईआर की कॉपीज़ हैं ये राजधानी में भी होर्डिंग्स भी लगवा देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हारने की हताशा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। अब क्या समझा जाए, हताशा किसकी है? क्योंकि तानाशाही का आरोप योगी सरकार पर लग रहा है और दिखा कोई और रहा है। देखिए जितेंद्र जी, चीजों को राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव अभी पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक लाइन बोलने से ही उनकी किरकिरी हो गई है। चारों तरफ जो हमारी मीडिया है उसमें वो चीज दिखाई जा रही है कि किस तरीके से पत्रकारों को मारा जा रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों की तरफ उसका मुंह मोड़ना चाहते हैं और उसके राजनीतिक रंग देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं पत्रकारों से, जो पत्रकारों के साथ हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो पार्टी का मुखिया होने के नाते अखिलेश यादव को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए, पूरी हिंदुस्तान की पत्रकारिता से माफी मांगनी चाहिए। संदीप जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो मामला सामने आया पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि हम पर भी हमला हुआ था,
वो तो सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ गए। तो इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं पत्रकारों के लिए कि पत्रकार उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी हितेंद्र जी आपको कहा कि कहीं न कहीं ये अब उनको एहसास हो चुका है कि पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाना और इसका मुद्दा बनना उनके लिए आगे का रास्ता मुश्किल कर सकता है। इसलिए वो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसको ममता बनर्जी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी उसको बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, और आगे बात चलेगी तो वो कहीं ना कहीं बसपा के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुद्दे को हमें डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदसलूकी की है और अखिलेश यादव की मौजूदगी में बदसलूकी हुई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको जवाब देना चाहिए इस चीज के लिए और माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। कोई सत्ताधारी नेता हो, सत्ताधारी पार्टी का नेता हो, वो किसी सवाल से पत्रकारों के असहज हो जाए तो चलिए मान लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं सरकार की चूक होगी और उसे सहन करना पड़ता है। लेकिन जब विपक्ष में बैठे हुए लोग पत्रकारों के सवाल से असहज हो जाएं तो क्या कुछ समझा जाए, क्या समझा जाए कि आखिरकार किस वजह से इतनी परेशानी विपक्ष के लोगों में है? देखिए हितेंद्र जी, इस तरीके की चीजें जब सामने निकल कर आती हैं उसके पीछे केवल एक ही चीज है। जब व्यक्ति मजबूत स्थिति में होता है उसका दिमाग शांत होता है, जब व्यक्ति कमजोर स्थिति में होता है तो वो उग्र उसका माइंड होता है। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव का इस तरीके का बयान आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। वो 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे तब भी आपने इस तरीके का बयान नहीं सुना होगा, उससे पहले भी कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इस वक्त इस तरीके की हरकत करना समाजवादी पार्टी का और फिर अखिलेश यादव का अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से सपोर्ट करना, कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि वो हताशा में है। और इस टाइम पे उनकी पार्टी को जैसी उन्हें उम्मीद थी उस तरीके की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है। उनके पास कार्यकर्ताओं की वो फौज नहीं है, उनके पास सरकार को घेरने के वो मुद्दे नहीं है जिससे वो अपना वोट बैंक को मजबूत कर सके। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है और अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2207 तक पहुंच गई है और 19 जनवरी के बाद से सक्रिय मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है। 19 जनवरी को 2334 सक्रिय मरीज थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 419 नए कोरोना के मामले सामने आए और इस तरह से राजधानी में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 6,43,289 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह मौत का कुल आंकड़ा 10,939 तक पहुंचा और दिल्ली का रिकवरी दर जो है वो अब घट गया है, 97.95% तक ये पहुंच गया है। और पिछले 24 घंटे में 302 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 6,30,143 पर पहुंच गया है और राजधानी में इस समय 1,204 मरीज होम आइसोलेशन में भी हैं, जो कि 16 जनवरी के बाद से सबसे बड़ी संख्या है। 16 जनवरी को होम आइसोलेशन में 1,234 मरीज थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,326 कोरोना के टेस्ट हुए और टेस्ट का कुल आंकड़ा बढ़कर के 1,32,27,870 पर पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं और यही नहीं, रिकवरी दर में भी गिरावट अब देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? लगातार पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो कई दिनों से मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में भी कोरोना के। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगातार ये जो कोरोना की जो पेशेंटों की गिनती है वो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने अब कड़े कदम उठाने के लिए कह सकते हैं कदम उठाए हैं और यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं उन लोगों को भी बोल दिया है, जनता के लिए भी बोला गया है कि गाइडलाइन का यानी कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करे जाए। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की तो जनता कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर कर रही है और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर मास्क की बात करें या फिर बार बार सैनिटाइजर या हाथ धोने की बात प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं जनता नजरअंदाज करती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जनता नजरअंदाज कर रही है तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बिल्कुल कोरोना की गिनती जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और लगभग 24 घंटे के अंदर 400 से ज्यादा मामले आना तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर लाता है। और उसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसके अंदर यही कहा गया कि जनता जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को समझना होना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो गाइडलाइन है या फिर कहीं कोरोना की जो स्थिति है
उसको समझने के लिए या फिर उसको पालन करने के लिए कहीं ना कहीं जनता को फॉलो करना होगा, मगर जनता कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गिनती जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी राजीव, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार ये अपील जरूर की जा रही है कि कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं, कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें, लेकिन आम लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, क्यों पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग नियमों का? देखिए बिल्कुल सारी जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो बिल्कुल सरकार, बल्कि कल हर्षवर्धन जी ने भी कुछ अनाउंस किया कि जनता जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है और कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, मगर उसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरीके के अनाउंसमेंट की कि जनता कहीं ना कहीं कोरोना जो की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं समझते हुए जैविक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज बहुत जरूरी है। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता से जब हमने जानने की कोशिश करी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर काफी हद तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि लगभग 40% के करीब ऐसे लोग आए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो पहले जुर्माने का डर था वो भी नहीं रह गया है, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जनता से जानने की कोशिश करी तो जनता ने भी यही कहा कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग क्या करें, जो क्योंकि जो बड़े अधिकारियों को किसी को कुछ नहीं हो रहा, और बिहार जो आसाम के अंदर, बिहार के अंदर जो चुनाव प्रचार चल रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता को असर यही पड़ता नजर आ रहा है कि जब बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को कुछ नहीं हो रहा है तो हमें भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत धारणा है, और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, ताकि जो अधिकारी हैं उन लोगों तक की भी यही मैसेज आना चाहिए, और ताकि वो गाइडलाइन का फॉलो जो करवा सके। बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर भी स्थिति यही देखने को मिल रही है कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं की जा रही है, और कल रविवार है और रविवार के जो साप्ताहिक बाजार लगेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्थिति यही देखने को मिलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। जी कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है राजीव, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है देश भर में, उसकी वजह से भी लोगों में ये धारणा बन गई होगी कि अब हमें कोरोना नहीं होने वाला, शायद इसीलिए अब लापरवाह हो रहे हो लोग। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर दो चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन का इंतजार पूरा हो चुका है, और जनता शायद यही समझ रही थी वैक्सीन जब आ गई है तो उन तक मिल भी जाएगी, मगर जो कोरोना की जो स्थिति है वो नहीं बिगड़ेगी। मगर जिस तरीके से लगातार जो नेताओं की तरफ से देखा, जो चुनाव प्रचार के अंदर, चाहे वो दिल्ली के उपचुनाव हो या फिर और चुनाव से हुए थे जो आसाम के हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्थिति बिगड़ रही है उसका कारण भी यही है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से चिपक कर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर जो भीड़ है उससे साफ जाहिर होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। बात करें मास्क की, तो मास्क का पहले जुर्माने का डर था कि 2000 रुपए का जुर्माना कटेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोग बाग मास्क लगाते थे, मगर अब वो जुर्माने की जो रकम थी वो भी नहीं है, और तो कहीं ना कहीं मास्क बिल्कुल हट चुका है। मगर जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है तो उससे साफ जाहिर है कि स्थिति जरूर बिगड़ सकती है, और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने फिर अनाउंस किया कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तो क्योंकि वायरस अभी भी है, और कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो इंतजार था, वैक्सीन सबको मिलेगी मगर थोड़ा सा समय लगेगा, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इस टाइम। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए, देश भर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले जरूर कम हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, और उन्हीं में देश की राजधानी दिल्ली भी शुमार, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो 400 के आसपास मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक दिल्ली के लोगों के लिए खतरे की घंटी जो है वो बजती हुई दिखाई दे रही है। रिकवरी रेट में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी तमाम देश प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए ENP न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप।